अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आम इंतखाबात कब होने हैं, ये सारा अब इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है, जिस पर तमाम लोगों की नज़रें मरकूज हैं। आया ये इंतखाबात जो होने को हैं वो साफ शफाफ होंगे और तमाम तर जमातें जो भी नताए जाएंगे उस पर एतमाद भी करेंगे। इसी ज़िम्न हमने देखा कि इसी हफ्ते PDM की हुकूमत ने चंद तरामीम भी पेश की हैं। एक तो निगरान सेटअप के हवाले से की थी, जिसमें उनको कुछ इख्तियारात दिए गए। उन इख्तियारात का भी आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर जिक्र करेंगे। चंद इख्तियारात का मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाना है, लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कोई नया मायदा नहीं कर सकते। इसके अलावा सिटिंग गवर्नमेंट का ये कहना था कि सितंबर के अंदर सॉफ्ट लोन्स आने हैं। जाहिर है ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ केयर टेकर सेटअप है और वो ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकता। बहरहाल इस पर मुख्तलिफ किस्म की आरा फ्राम विद इन द पार्लियामेंटेरियंस भी हमें नज़र आ रही हैं कि आया निगरान सेटअप को अदर देन डे टू डे अफेयर्स के इख्तियारात देने चाहिए थे और नहीं देने चाहिए थे, और जो अब दे दिए हैं तो उससे आगे क्या कुछ हो सकता है। दूसरी जानिब बातें हैं, जैसे मैंने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी जो इंतखाबी इस्लाहाती तरमीमी 2023 बिल कसरत राय से मंजूर किया गया, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि कौमी असम्बली के 8000 यानी किसी नशिस्त पर अगर 8000 वोट का फर्क आए, सूबाई असेंबली की 4000 का आए, तो फिर आप दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को फौरी रिजल्ट भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 जिसका बड़ा तस्करा था लास्ट इलेक्शन में भी, इसकी तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर भेजेगा। अगर कहीं इंटरनेट की सर्विस डाउन हो और वो ना भेज सके तो फिर वो ये खुद लेकर के जाएगा। और अगर इसमें भी कोई ताख़ीर हो जाए तो ताख़ीर के लिए भी उन्होंने कहा है कि वाज़े तौर पर वो वजूहात बयान करनी पड़ेंगी, और फिर एक बाकायदा एक डेडलाइन दी गई है कि अगली सुबह 10 बजे तक की वो डेडलाइन है, जिसके बाद अगर हुआ तो फिर ये भी कहा गया है कि फौजदारी मुकदमा भी किया जा सकता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये तमाम तर तरामीम इलेक्शन कमीशन की जो प्रिपेयर्डनेस है, क्या 2018 का एक धब्बा इलेक्शन कमीशन पर लगा हुआ है रिगार्डिंग द RTS, वो अब धुलने को है। साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराने को तैयार है और तमाम तर इन तरामीम के बाद इसे मजीद बाइख्तियार किया गया है। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब, हमारे साथ इलेक्टोरल एक्सपर्ट हैं फौजिया यज़दानी साहिबा, और हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार हैं रज़ा रूमी साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अहमद बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये तमाम तर तरामीम और इलेक्शन का इनेकाद होना 2018 के RTS कि तमाम तर जो मैं कहूँगी इल्ज़ामात भी थे, एक कलंक जिसे कहते हैं जो था, वो अब धुलने को है। और इलेक्शन कमीशन में जितनी भी ये तरामीम प्रपोज भी की गई और जो पास की गई, इससे अब बेहतर इलेक्शंस होंगे या फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, ये जो इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना है, इसका ताल्लुक ज़्यादातर तो इस बात से होता है कि जो कुछ आपने किताबों में लिख रखा है और जो कवानीन आपने बना दिए हैं उनके ऊपर अमल कितना होता है। राइट। वो जो RTS का धब्बा आपने कहा था, वो RTS बजाते खुद जो किताबों में लिखा हुआ था, वो तो कोई बुरी चीज़ नहीं थी, वो तो अच्छी चीज़ थी, उससे अच्छी चीज़ें बरामद होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो अप्लाई किया गया और इसके ऊपर अमल किया गया तो उस वक्त हमने देखा कि वो कोलैप्स हो गया पहले चंद मिनटों में, कुछ ही देर के बाद, और फिर वो कोलैप्स भी बड़ा अजीब सी एक पुरस्कार तरीके से हुआ। उसके ऊपर आज तक तहकीकात भी नहीं हो सकी, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दफ़ा कहा और इलेक्शन कमीशन ने खुद भी उसकी कोई तहकीकात नहीं कराई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की गई। तो ये जो बातें होती हैं, ये किताबों में लिखने का, इससे कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं होता। अब वो RTS आपने बात की है तो मुझे बिल्कुल RTS याद आ गया है, क्योंकि इस वक्त जो तरामीम की गई हैं उनके अंदर भी RTS ही प्रोवाइड किया गया है। उसके
ये जो आपने कहा है ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक तस्वीर बनाएगा रिजल्ट शीट की और फिर वो अपने स्मार्टफोन के जरिए से ट्रांसमिट कर देगा रिटर्निंग ऑफिसर को और उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन को। एग्जैक्टली यही चीज 2018 के इलेक्शन में थी, उसको उन्होंने ये नाम दिया हुआ था रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब उन्होंने आरटीएस तो नाम नहीं दिया, लेकिन एग्जैक्टली वही प्रोविजन है और मुझे नहीं मालूम कि ये हालात किस हद तक साजगार होंगे कि ये आरटीएस इस दफा चलेगा और नहीं बैठेगा। तो ये सारी बातें ये जो तरमीम की गई हैं, सिवाय एक केयरटेकर गवर्नमेंट के इख्तियारात में इजाफे के जिसकी बारे में बिल्कुल समझ नहीं आती है क्यों किया गया है, लेकिन बाकी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अच्छी चीजें हैं मोस्टली, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल सवाल यही होगा कि क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा और होगा तो बात होगी। सही, मैं इनिशियल कमेंट्स इसी हवाले से लूं एंड देन वी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल ऑन दिस। फौजिया, एक ही काम है सारे लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन का, साफ शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद, और हर इलेक्शन के बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात भी होते हैं और बहुत कुछ तो खैर पोलिंग डे पर भी हमें नजर आ रहा होता है एंड स्पेशली द रिजल्ट्स। अब आप समझती हैं इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार जरूर है कि वो अपने इस रोल को बखूबी अदा कर सकेगा, या व्हाट यू एक्चुअली एग्री विद व्हाट अहमद बिलाल साहब इज सेइंग कि पहले की तहकीकात नहीं हुई, अब जो लिखा गया उस पर अमल दरामद होगा, ये नहीं, नोबडी कैन से। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट इतना है। जितने इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे पास पहले रहे हैं वो जुडिशरी से आए हैं, बहुत अरसा जुडिशरी से ही आते रहे, तो एक हम प्रज्यूम करते हैं कि जो लोग जुडिशरी से आएंगे ना वो बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, उनके पास बहुत पावर्स होंगी और वो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करेंगे। एक तो हमने ये क्वालिफायर वहाँ से आने वालों के लिए लगा दिया। दूसरा, हम भूल जाते हैं कि हमारे पॉलिटिकल कंटेक्चुअलाइजेशन में एक इदारे का अमल दखल रहता है और वो विजिबल से इनविजिबल और इन दोनों के दरमियान एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है। नंबर 2। नंबर 3 बात यह कि जो आरटीएस की बात कर रहे थे, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो टीम है वो वाकई एक बेहतर इलेक्शन करवा सकती है और उसका कहने के लिए मेरा क्वालिफायर ये है जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया, जितना डस्का इलेक्शन वाला जो हुआ उसमें स्टैंड लिया, एक इलेक्शन कमिश्नर का हमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। मगर उस दिन क्या होगा हम नहीं कह सकते। जो आरटीएस की बात अहमद कर रहे थे उसमें वो एक बात तो अपनी जगह वो एक एंगल है, मगर दूसरा एंगल जो है वो भी समझना ज़रूरी है कि इसमें इन अमेंडमेंट्स में एक प्लान बी को उन्होंने एक्ट का पार्ट बना दिया है। आरटीएस में इशू सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई 2 नंबरी करें और उसकी वजह से वो आरटीएस सिर्फ बैठ गया, मैं सारा उधर नहीं जा रही, मगर हमें ये भी याद रखना है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन वाले दिन नेटवर्क्स जैम हो जाते हैं। हमारे मुल्क के हर हिस्से में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, इंटीरियर ऑफ सिंध में और बहुत सी पंजाब की पीएस जिनको हम पीए टेरिटरीज कहते हैं वहाँ पर भी नेटवर्क की फुल कवरेज नहीं है। नंबर 3 बात ये कि इस सारे को करने के लिए आपको एक स्मार्टफोन चाहिए और उसमें स्मार्ट एप्लीकेशंस चाहिए और इतना प्रोसेसर चाहिए जो उसको रियल टाइम में प्रोसेस कर सके। तब हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर से एक्सपेक्ट करते हैं कि टेलीफोन भी वो खुद लाए। 1000 रुपया दिया था पिछले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने, आपके पास 1000 रुपया है, इसमें आप स्मार्टफोन का बंदोबस्त कर लें, सीख भी आप खुद लें, 15 मिनट की ट्रेनिंग थी। तो इस तरह तो नहीं होता। तो उसके लिए अगर प्लान बी है जो अभी उन्होंने टाइम वाइज डाला है या वो खुद ले आए और राइटिंग में लिखें, आई थिंक वो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। मगर तीसरी और आखिरी बात जो याद रखनी ज़रूरी है कि एक्ट जो है वो पार्लियामेंट बना रही है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं बना रहा। इलेक्शन कमीशन उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा और उसका काम है उस पर इम्प्लीमेंट करना। सो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज व्हेन द पाई इज सर्व्ड। अच्छा, ये इस सब में बड़ी अच्छी बात जो थी वो बिल्कुल आरटीएस क्या जब हमने जिक्र किया तो फौजिया ने कहा कि विजिबल और इनविजिबल के बीच जो है वो ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। सो अब जितना भी आप बाइख्तियार करते हैं, क्या आज के इस सियासी मंजरनामे पे रजा आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन टोटली इंडिपेंडेंट है, किसी किस्म का कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं आएगा? देखिए नादिया, अगर तो आप तारीख के हवाले से बात कर रही हैं तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा और अभी भी उसके ऊपर बिल्कुल दबाव होगा मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से और उसको आप रद्द नहीं कर सकते इस खदशे को। और यही वजह है कि इस वक्त जो आने वाले इंतखाबात हैं
उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। और वो सवालिया निशान इस तरह से मौजूद है कि मुल्क की जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी पार्टी को जिस तरह से मैनिपुलेट करके, इंजीनियर करके तोड़ा जा रहा है, और ये अब बार बार कहा जा रहा है, बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि उसके जो चेयरमैन हैं वो इंतखाबी मुहिम में नहीं होंगे, या वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, या वो वापस आ नहीं सकते। तो ये तो एक प्री पोल मैनेजमेंट या प्री पोल इंजीनियरिंग के जुमरे में आती है बात। देखिए ना, 2018 में हमें ये पता था कि नवाज शरीफ जो हैं वो नहीं आएंगे वापस, वो नाअहल हो गए हैं, वो गिरफ्तार हो गए इलेक्शन से पहले, और उसके बाद आरटीएस बैठ गया। तो इस बार भी क्या बदला है कि इस बार चेहरे बदल गए हैं, एक्टर्स बदल गए हैं, लेकिन रविश वही है। और जब तक हम इस चीज को नहीं इंश्योर करेंगे कि हर सियासी पार्टी को और उसके वर्कर्स को ये हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन करें, इलेक्शन में हिस्सा लें, फ्री एंड फेयर माहौल में, कोई इंटिमिडेशन ना हो, कोएशन ना हो, तो उस वक्त तक कैसे फेयरनेस आएगी? तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा चैलेंज है नादिया जी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी तो ये जो प्री पोल इंजीनियरिंग का जिक्र किया, फिर इसको हम प्री पोल रिगिंग भी सकते हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं कर सकता। क्या सियासी जमातों को ये करना चाहिए था? और उसके बाद जो तरामीम इसी हफ्ते की गई उसमें, जैसे अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा कि वैसे तो ये यू नो दे आर गुड और इससे अच्छी ही बातें सामने आएंगी, लेकिन उनमें से एक को हज़फ भी किया गया है, उससे क्या कुछ हो सकता है, क्यों किया गया, इस पर बात कर लेते हैं और नुकसान उससे क्या होगा, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट, फौजिया यजदानी, इलेक्टोरल एक्सपर्ट, और रजा रूमी, सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ हैं। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या महज उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखना भी दुरुस्त होगा कि वही सिर्फ फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के मजाज हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है? अहमद बिलाल साहब, ये फरमाएगा, जिस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का या मैनेजमेंट का बार बार जिक्र होता है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता है, क्या वक्त आ गया कि सियासी जमातों को चाहिए था कि कुछ इस तरह से डिवाइस कर देते कि इलेक्शन से इतने माह या साल कबल आप कोई नई जमात नहीं बना सकते? दैट्स द ओनली थिंग प्रॉब्ली आई कुड कम अप विद। वरना ये तो हमने हर इलेक्शन से पहले देखा है, नए नए प्रोजेक्ट्स का लॉन्च होना, छोटी छोटी जमातों में एक बड़ी जमात के टुकड़े टुकड़े हो जाना, और इस पर शायद इलेक्शन कमीशन कुछ कर भी नहीं सकता। जी अहमद साहब। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये असल में ये जो इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना है, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल सबसे बड़ा जरूर है। अगर कोई दूसरे कुव्वतें उसके ऊपर बहुत ज्यादा अमल दखल ना करें तो फिर इलेक्शन कमीशन इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में है कि इलेक्शन करा सके। यानी उसकी जो इस वक्त मैनेजमेंट है वो भी फॉर्मर सिविल सर्वेंट है, बड़े सीनियर, तो वो उन सारे मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। जो इंतजामी मामलात की ज़रूरत होती है तो वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और फिर कानून भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन होता यही है कि ये जैसे जिक्र हुआ प्री पोल का, फिर पोस्ट पोल का, ये वो कोई दूसरी कुव्वतें करती है, उस वक्त इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पाता। तो इलेक्शन कमीशन का रोल तो बहरहाल एक यूँ समझिए 60-70% तक है, बाकी 30-35% कुछ दूसरे इदारे हैं वो जो काम करते हैं, और अगर वो अमल दखल ना हो उनका तो फिर शायद इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाएंगे। ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कराने के मामले में। और मुझे इस वक्त, मैं फौजिया से एग्री करता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इलेक्शन कमीशन हमारी तारीख के साबका अदवार के मुकाबले में कहीं बेहतर पोजीशन में है इलेक्शन करवाने के। लेकिन ये जो चंद चीज़ें अब तब्दील हो रही है, मिसाल के तौर से केयर टेकर गवर्नमेंट की पावर्स, आप उसके बारे में बात करेंगी, लेकिन वो क्यों इस मौके पे किया जा रहा है और बेचारा इलेक्शन कमीशन उसमें क्या रोल अदा कर सकता है? ये तो ऐसी बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन के बस की नहीं है। एग्जैक्टली। ये अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो बाकी तमाम इंतजामात भी अच्छी तरह से मुकम्मल हो गए हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जमानत दे सकते हैं। सही। अच्छा, ये जो बाकी इंतजामात है इसका एक जिक्र फौजिया आपने भी किया था, जो आपने पिछले माजी के इलेक्शन का किया कि 1000 रुपए आपने दे दिए और कहा जी स्मार्टफोन ले ले। देखिए, मेन चीज वो पोलिंग डे और लोगों का मतलब प्रिजाइडिंग अफसरान का उन तमाम टूल्स को सही तौर पर इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
उसमें मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक शिकायत आती है कि हमेशा हम सरकारी मुलाजमीन को रखते हैं, और वो सरकारी मुलाजिम खुसूसन अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएं, कोई टीचर हैं, उन टीचर को किसी ने रखवाया है। हमारे यहाँ का यही होता है ना कि सिफारिशों पर पोस्टिंग्स भी होती हैं, तो वो बड़े दबाव में होते हैं, और वहीं पर फिर सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जी इल्ज़ामात भी लग रहे होते हैं कि ये फलानी पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसका कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं हो सकता था? यू नो, आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत स्टाफ इज रिक्वायर्ड, बट क्या दुनिया भर में, क्योंकि यू नो यू वर्कड इन अदर एरियाज, जैसे कि दूसरे ममालिक में जिस तरह से इलेक्शंस किए जाते हैं, वहाँ भी यही सब कुछ होता है? थोड़ा सा मैं एक अहमद ने जो बात की, मैं थोड़ा सा, और आपने अपने इंट्रो में इस सेक्शन के इंट्रो में कहा, मैं एक सेकंड को वहाँ भी जाना चाहती हूँ। आपने कहा कि क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि प्री पोल में नई जमातें ना बन पाएँ, कुछ ऐसा करें। देखिए, हमारी सियासी जमातें जमहूरियत पसंद नहीं हैं। हमारी सियासी जमातें खुद अभी तक अपने इलेक्शन टाइम पे नहीं कराती, अपने वो जो उनके फिजिकल डिटेल्स होती हैं जो उनको जमा होती हैं वो भी नहीं कराती। आज तक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में प्रोग्रेसिव तरमीम नहीं हुई, ये याद करना ज़रूरी है, और ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इस अमेंडमेंट में जो चीज़ मुझे नापसंद है वो ये हुई कि जब हमने 2021 वाला किया था तो उन्होंने पार्टी मेंबरशिप करीबन 10,000 और इसमें से 25% ख़वातीन का होना था। इसको रिड्यूस करके दोबारा 2000 कर दिया गया है और ख़वातीन का जिक्र ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे हिसाब से थोड़ा रिग्रेशन दिखा रही है। प्री पोल रिगिंग की जब तक आप बात करते हैं तो हमारे जैसे मुल्कों में कम से कम 1 साल पहले के ऐसे वाक़यात जिनका रज़ा ने अपने पिछले जवाब में जिक्र किया था, ये सब इम्पैक्ट करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे। कंडक्ट इलेक्शन डे तो सिर्फ एक एलिमेंट है उसका। अभी अगर हम देखें तो आपके इलेक्टोरल रोल कंप्लीट हो चुके हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, वोटर एजुकेशन के ऊपर काम हो सका जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, ट्रेनिंग साथ साथ चल रही है। अब इससे लिंक आपने जो बात की कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर या इलेक्टोरल स्टाफ हम क्यों सरकारी ही लेते हैं, इसलिए कि आपको पता है हमारा सबसे बड़ा जो पब्लिक सर्विस का सेक्शन है वो तालीमी इदारों से आता है। तो वो दुनिया आपके पूरे पाकिस्तान के हर नुक एंड कॉर्नर में आपको एक उस्ताद मिल जाएगा जो सरकारी है, क्योंकि ये एक नेशनल ड्यूटी है। इसमें जब कभी स्टाफ कम होता है और प्राइवेट बैंक्स वगैरह से भी लिया जाता है तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं ड्यूटी देना। फिर एक सिविल जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है एक सरकारी अफसर पे, चाहे वो टीचर हो, मेरे हिसाब से तो वो सरकार का मुलाजिम ही है, तो उसके ऊपर जो अप्लाई होता है वो आप कॉर्पोरेट पे नहीं कर सकते। नेपाल ने वॉलंटियर्स इसमें लिए थे और उन्होंने ये किया था, और जो बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था और उनको पोलिंग स्टाफ के साथ एज वॉलंटियर लगा लिया था, जिससे 2008 का जो उनका फिनोमिनल इलेक्शन था उसमें इलेक्टोरल वायलेंस को भी वो कम कर पाए और इलेक्शन रिजल्ट टेबुलेशन को भी इम्प्रूव कर पाए। तो ऑप्शंस तो हैं। हमारे यहाँ तो फिर ट्रेनिंग का एक कंपोनेंट ऐसा ये भी होगा कि जबर से कैसे निपटना है अगर उससे आप नबर्द आजमा होते हैं ऑन द डे ऑफ द पोलिंग एट द पोलिंग स्टेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वायलेंस इज सेपरेट एंड जबर एंड प्रेशर इज सेपरेट। तो रजा मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो हम जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो होने को हैं, फौजिया भी कहती हैं तैयार है इलेक्शन कमीशन एज कम्पेयर टू प्रीवियसली ज़्यादा तैयार है। अब आ जाते हैं कि जो निगरान सेटअप के हवाले से जो तब्दीलियां की गई हैं ये आपके ख्याल में क्यों की गई हैं? महज मुआहदों के लिए या एक सियासी जमात के सरबराह का मुस्तकबिल तय हो जाए उसकी एक टाइम बाइंग है? जी नादिया, आपके सवाल में ही जवाब जो है वो मुज़मिर था, क्योंकि ये जो तरमीम की गई हैं इलेक्शन एक्ट में, इतनी उजलत में जाते जाते आखिरी एक हफ्ते में एक हुकूमत जो है और एक पार्लियामान जो है उसको अब ख्याल आया कि ओहो निगरान हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं उसमें तब्दीली आनी चाहिए। तो उसका तो मतलब है कि जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कि वन कैन स्मेल अ रैट बल्कि वन कैन सी अ बिग रैट। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस को शायद पोस्टपोन करना पड़े या निगरान हुकूमत को लंबा करना पड़े, खींचना पड़े, और इसी वजह से उसका एक मार्जिन दिया गया है कि अगर डे टू डे मामला चलाने हैं या कोई मुश्किल फैसले करने हैं IMF के मायदे के तहत या टैक्सेस का इनेकाद करना है या कोई मिनी बजट लाना है या और कुछ ऐसी चेंजेस लानी है तो उसके लिए कुछ रूम हो। वगरना जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का
उसके तहत तो निगरान हुकूमत को ऐसी कोई पावर्स हासिल नहीं है। तो इस वक्त जो है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इलेक्शन वाकई ही 3 महीने में होंगे या वो आगे खींचकर अगले साल चले जाएंगे, और एक बार वो अगले साल गए तो फिर अगले साल वो कब होंगे। अब ये कहा जा रहा है जी मार्च की भी एक डेट हो सकती है, वो शायद उससे भी आगे जा सकते हैं। तो ये इसमें अभी बहुत सारे अननोन्स जिसे कहा जाता है, और उसमें सबसे बड़ा अननोन जो है वो मुस्तकबिल के आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रवैया होगा कि क्या वो इलेक्शन में ताखीर की इजाजत देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या नहीं। अगर वो नहीं देंगे तो फिर तो यकीनन ये 3 माह के अंदर अंदर ही हो जाएंगे इंतखाबात। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि कोई सेंसस का मसला बनता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है, या हुकूमत जो है वो कन्विंस कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इंतखाबात को आगे तूल देना, जो वो उनमें ताखीर करना जो है वो जायज़ है और साहिब है, तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए एज डेमोक्रेट्स हमारे लिए ये बहुत तशवीशनाक बात है। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया, इससे हमें इससे क्या गरज है कि अगर इमरान खान साहब अंदर होंगे कि नहीं होंगे, या मुल्क में जो है वो उनकी पार्टी किस हद तक मकबूल होगी या नहीं मकबूल होगी। आइन बड़ा क्लियर है और पाकिस्तान में बार बार जमहूरियत का बिस्तरा गोल किया गया है, तो ये भी अब एक उसी तरह की तैयारी लग रही है। इसलिए इस वक्त बहुत अहम चीज है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, जो भी पार्टी जीते सबको फेयर मौका मिलना चाहिए। और ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो रही है खान साहब के खिलाफ और वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचे, लेकिन आप पूरे मुल्क का जो नक्शा है, इलेक्शन है, आने वाली हुकूमत है, वो उसका दारो मदार एक शख्स के गिर्द नहीं रख सकते। अच्छा, तो ये अगर जी आपने जो बात कही, सॉरी कंप्लीट कर लीजिए रजा। जी मैं कह रहा हूँ कि हम ये पहले देख चुके ना, 2018 में सारा कुछ इंजीनियरिंग नवाज शरीफ की शख्सियत के गिर्द हुई, उससे पहले इंजीनियरिंग होती थी बेनजीर भुट्टो की शख्सियत के गिर्द। ये सिलसिला कब रुकेगा? हमारे जो करता धरता है, जो स्याह सफेद के मालिक हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस चीज ने पहले कुछ अच्छे नताइज नहीं दिए तो वो आज 2023 में या 24 में क्यों कर देंगे। जी अच्छा, तो अहमद बिलाल साहब, अगर ये शाइबा मौजूद है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, इन तरामीम की वजह से आपने इख्तियारात में इजाफा किया है, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये सियासी जमातें जिनको शिकायत रहती है एस्टैब्लिशमेंट से और जो खुद भुगत भी चुके हैं, सबके वक्त आए हैं, फिर सब द टेबल्स हैव टर्न्ड ऑल द टाइम, तो व्हाई आर दे गिविंग दिस स्पेस? और ये स्पेस देकर आप जमहूरियत की या जमहूरी पसंद जो सोच होती है या रिवायत होती है, उस स्पेस को तो और श्रिंक कर रहे हैं आप। जी बदकिस्मती से इस किस्म की स्पेस देने का जब फायदा खुद अपने आप को हो रहा हो तो फिर उनको एतराज नहीं होता, वो उसको सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब उनको नुकसान पहुंच रहा हो इस किस्म की स्पेस देने का, तो फिर उसके ऊपर वो एतराज़ उठाते हैं। तो इस वक्त चूँकि हमारी जो मेजॉरिटी पार्टीज़ हैं, जो कोलिशन है असेंबली के अंदर, वो इस किस्म की कोई मुमकिना या जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं मदाखलत, उसका तो फ़ायदा हो रहा होगा उन्हें और दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा होगा, तो इसलिए वो मेरे ख्याल में खामोश हैं और वो इसके बारे में अलाउ कर रही हैं कि ये चीज़ें होती चली जाएं। तो यही बदकिस्मती है कि हम जो पहले हुकूमत थी वो भी यही कर रही थी, वो भी फौज को अपने साथ मिला के अपोजिशन के खिलाफ ये सारी कार्रवाइयाँ कर रही थी, और उस वक्त उसको भी इस बात का ख्याल नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जमहूरी रवायात के खिलाफ है। बल्कि अब तो वो उन्होंने खुल के कहा है ना कि वो एजेंसियों को बुलाया करते थे बजट पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए, उन्होंने खुद तस्लीम किया है। तो उनका जो 1 पेज का जो मामला है वो तो सबके सामने वाज़ेह है। और यही दूसरी पार्टियों का रवैया है कि उन्होंने जब हमें विक्टिमाइज किया था उनके साथ मिलके, तो अब हमें अगर एडवांटेज मिल रहा है तो हमें भी लेना चाहिए। कोई असूली तौर पे खड़ा हो जाए और कहे नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत कम देखने में आया है। पार्टियों में कोई एक आध शख्स खड़ा हो जाए तो हो जाए,
पार्टी पूरी की पूरी और उसकी क़यादत इसमें एतराज़ नहीं करती। यही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हाँ, और जो खड़ा हो जाता है फिर उसको ज़रा साइडलाइन भी कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिर वो बेचारा अकेला ही रह जाता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँ, जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने भी और रज़ा ने भी की, और फौजिया ने कहा कि माजी के इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा एम्पावर्ड है और तैयार है। तो सवाल तो पहले लिटमस टेस्ट तो आ ही जाएगा ऐलान से। इस पर बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन कितना बाइख्तियार है, और क्या साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद की तमाम तर मैदान सजने को है, या फिर अभी भी हमें किसी किस्म की प्री पोल मैनेजमेंट नजर आती है? रजा रूमी साहब, फौजिया यजदानी साहिबा, अहमद बिलाल महबूब इस डिस्कशन का हिस्सा हैं। फौजिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लिटमस टेस्ट क्या तारीख के ऐलान से नहीं समझ में आ जाएगा? बिकॉज जिस दिन भी असेंबलियां डिसॉल्व होंगी उसके बाद एक आईनी मुद्दत का अहाता हमें समझ में आ जाएगा। वक्त से होंगी 60 दिन, वक्त से पहले तो 90, उसके बाद इन्होंने अनाउंस करना है। अगर इलेक्शन कमीशन वही करता है जो कि हमने देखा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, रीजंस में नहीं जाते कि वहाँ क्या हुआ था, ये नहीं है, वो नहीं है, सब तैयार नहीं है, फिर समझ में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट कितना है ये इदारा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहला लिटमस टेस्ट तो वही होगा, क्योंकि जैसे ही असेंबलीज रिजॉल्व होंगी 7 दिन के बाद इनको तकरीबन 7 से 10 दिन में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना है। अब इनको जो है प्रेसिडेंट वाली भी पिछली जो हमने 57-58 में इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की, तो ये भी नहीं रहा कि जनाब किससे पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे, अब ये भी इनका प्रेरोगेटिव है, तो डेफिनेटली वो रहेगा। आपने जो पिछले हिस्से में बात कर रही थी, आपकी इजाज़त से एक मैं क्विकली उसमें भी ऐड करना चाह रही हूँ। जब आप कह रहे थे कि ये जो क्यों पॉलिटिकल पार्टीज खुद से स्टैंड नहीं लेती निगरान हुकूमत वाली, मेरे ख्याल में जो अभी तक पूरी अमेंडमेंट आई है, क्योंकि एग्जैक्ट टेक्स्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है, मैंने इलेक्शन कमीशन से भी चेक किया था, अभी तक नहीं आया। जनरली जो अमेंडमेंट्स हैं वो कोई इतनी खास बुरी नहीं है। वो 2017 से 21 के दरमियान जो थोड़ी सी आउटरेज्ड थी उनको वापस लाया गया है, और अभी वाली भी जो है वो इतनी डैमेजिंग यू नो विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है जिसमें हम कहें कि केयर टेकर गवर्नमेंट को बहुत पावर्स दे दी गई। उनको थोड़ी सी स्पेस दी गई। अब थोड़ी सी स्पेस एक्चुअली हम भी देखते हैं कि कितना बैकडोर उसमें से बना सकते हैं, मगर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अभी पीडीएम की हुकूमत भी करती रही है, पहले भी करती रही। पीटीआई की हुकूमत क्यों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कमेटी को फंक्शनल ना कर सकी, और ये भी इसका जवाब जो है ना वो जो प्रोवर्बियल एक सफ़ा है ना, उसके सब मज़े जैसे बिलाल ने कहा अपनी मर्जी पे लेना चाहते हैं, तो हर एक वो एक सफ़ा भी सब्जेक्टिव है, इनके मज़े भी सब्जेक्टिव है, तो वो तो वहीं पे रहेंगे कि वो उस पर। एक चीज़ कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, जैसे अहमद साहब ने भी ये बात की, क्या वाकई सियासी जमातों की ये नीयत होती है इलेक्शन इस्लाहत की? इसलिए क्योंकि पूरे 5 साल हो, 1.5 साल की ये हुकूमत हो, कितना इस्लाहात के ऊपर बात होती है या काम होते हैं? मतलब जितनी तेज़ी में तरामीम की गई, चाहे वो छोटी मोटी की गई, इज ओनली टूवर्ड्स द एंड व्हेन यू जस्ट राउंड द कॉर्नर, यू नो द इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। सो ये मेरे ख्याल से ये खुद भी नहीं चाहते इंतखाबी इस्लाहात। आई थिंक देखिए अभी वाली जो है ये मोर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है, और इस तरह तो होनी ही नहीं चाहिए, कोई लेजिस्लेशन इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये तो एज अ प्रिंसिपल है। मगर अगर आप देखें जो पिछली बड़ी इंतखाबी इस्लाह जो 2017 का इलेक्शन एक्ट बना था, तो उसमें ऑलमोस्ट 11 महीनों की मेहनत शामिल थी, उसमें उतना ही काम हुआ जितना 18th अमेंडमेंट में हुआ। पिलडाट ने तो बहुत किताबें भी रिसर्च करके इसके ऊपर पैम्फलेट बुकलेट्स भी छापे हैं, तो उसमें देयर वाज लॉट ऑफ अमेंडमेंट, 7 कवानीन तकरीबन 7 कवानीन को जोड़ के आपने एक किया, तो सब्सटैंशियल काम उसमें हुआ था, और उसमें पावर्स वगैरह काफ़ी काम उसमें हुआ था। निगरान हुकूमत का एक इशू हमें ये भी देखना, जो रज़ा बात कर रहे थे जिस पर मैं कमेंट करना चाह रही थी कि निगरान हुकूमत को ये पावर दे दी जाए कि वो रिफॉर्म कर सकें। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हेल्थ कार्ड से मुतल्लिक रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए हैं जी। अब ये तो अमेंडमेंट्स आ जाएंगे ना, तो ये पिछले 2 हफ्ते जो हुई तो ये इस खाते में हमने डालनी है। तो आई थिंक जो ऑन पेपर चल रहा हो ना, वो इतना भी बाय द बुक हम नहीं चलते। जो हमें जैसे बिलाल ने कहा जो हमें सूट कर रहा होता है उसमें करते हैं। वहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है पिछले 1 माह से, जितने डेवलपमेंट वर्क्स कर रही है, जो रिफॉर्म हेल्थ कार्ड का रिफॉर्म कर रही है, अस्पतालों के ऊपर काम कर रही है, सड़कों के, फेडरल गवर्नमेंट के लोगों को भी आप देखें ना कि वो जाते जाते इन्होंने फंड्स रिलीज किए हैं ना तरक्याती मंसूबों के लिए।
जी बिल्कुल, लेस देन 1 मंथ में आपने जितने तरक्याती कामों के बजट हैं वो अप्रूव कर दिए। मैं रजा आपकी तरफ आती हूँ, एक छोटी सी चीज मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, जो अहमद साहब भी इसके ऊपर प्लीज कमेंट करें। एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए ये कहा गया है कि सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो खुद से अंदर नहीं आ सकते, वो बाहर तैनात होंगे unless and until the presiding officer wants them to come inside। ये इसलिए क्योंकि वो बेचारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं। some people जो कि जाहिर है उनको अपने इलेक्शन कमीशन ने हायर किया है, यहाँ पर ये मसला आता है, अगर बड़े पैमाने पर नहीं आता होगा लेकिन चंद पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, हसास पोलिंग स्टेशंस पे या किसी ऐसे पोलिंग स्टेशंस पे पार्टियों में इसके ऊपर बड़ा झगड़ा होता है। और दूसरी बात, हल्का बंदियों के हवाले से जो था कि यकसर वोटर्स की तादाद पे हल्का बंदियां होंगी आबादी के लिहाज से नहीं, इसको खुद ही इस तरमीम की शिक को हज़फ कर दिया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि ये तो बहुत खुशाइन बात है कि सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनका कम से कम फुटप्रिंट और मदाखलत होनी चाहिए पोलिंग बूथ्स में। ये 2018 में यही तो हुआ था कि हर जगह एक फौजी लाके खड़ा कर दिया था और साथ में पुलिस वाले, तो उससे तो एक शुबा नहीं भी अगर कोई हुई होगी धांधली कुछ जगहों पे तो, लेकिन लोगों को तो ये लगा कि इस वक्त जो थे जनरल बाजवा की जो थी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो पकड़ के सारा कुछ उसको इलेक्शंस को अंडरमाइन कर रही थी। तो ये नादिया बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप है, मेरे ख्याल से इसको तो वेलकम करना चाहिए। हाउएवर दूसरी जो आपने बात कही कि ये दीगर जो मामला है, देखिए वो भी, उसमें भी कोई मजायका नहीं है जो आपने दूसरी चेंज का जिक्र किया, लेकिन देखिए ये सारी जुजियात जो है ना और ये सारी बातें, आप बेहतर से बेहतर कानून बना लें, आप दुनिया का बेस्ट जो है प्रैक्टिस स्विट्जरलैंड का कानून ले आए, ऑस्ट्रिया का ले आए, जहाँ पे बड़े शफाफ इंतखाबात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो आपको भी पता है और पैनलिस्ट को भी पता है और नाज़रीन को भी पता है, और वो मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये तहिया कर लिया कि इंतखाबात में वो मदाखलत नहीं करेंगे पहले या बाद में या पोलिंग के दिन या प्री पोल, तो फिर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये तहैया किया कि उनको अपनी मर्जी के जो है रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर आपका कानून वहीं का वहीं रह जाएगा। देखिए ना कितने, आप एक और आरटीएस बना लीजिए, आप बेहतरीन से बेहतरीन रूल्स बना लीजिए, सोने के आरओज लगा लीजिए, चांदी के सिक्योरिटी एहलकार बुलवा लीजिए, तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट ऊपर उनका पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं होगी और उसमें वो कहेंगे कि हम अपनी बैरक्स में रहेंगे और हमारा ये काम नहीं है, ये अवाम पे छोड़ें, अवाम जिसको वोट दें ऐवान में लाएं, तो बात बनेगी। लेकिन अभी मैं ये बात तो खैर मैंने एक उसूली बात कही है, लेकिन अभी जो हालात हो गए कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं कासिम के अब्बू, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी एक सियासी फरीक बना लिया है। इतने ताबड़तोड़ हमले उन्होंने पिछले साल डेढ़ में किए, पहले पिछले आर्मी चीफ पे, मौजूदा आर्मी चीफ पे, दीगर सेटिंग जनरल्स के ऊपर, फॉर्मर जनरल्स के ऊपर, कि अब आर्मी को उन्होंने पुश किया है मैदान में। आज जो हमें एस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत, और जिसकी कंप्लेन खान साहब और उनके सारे हवारी और उनके लीडर्स, अभी देखे ना बाहर भी वो सेमिनार्स कर रहे हैं धड़ाधड़ के। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने नाटका बंद किया हुआ है हमारा और सियासत का। तो भाई कोई उनसे ये पूछे कि ये इसका मौका किसने दिया? उनके साथ जो कुछ हुआ 4.25 साल, उनका, आप उनकी भी तो नफ्सियाती हालत देखें ना, 4.25 साल कोई उनमें से बचा नहीं। उसके बाद वो पता लगा कि एक 10 साला मंसूबा था जनरल फैज और इमरान खान साहब का मिलकर, उन्होंने 10 साल मुल्क को चलाना था और यहाँ पर अपनी जो है एक निज़ाम और आइन बदलना था। तो वो तो उसी खौफ से अभी तक वो निकले नहीं है। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ की रिहेबिलिटेशन कैसे मुमकिन है कि अगर ये रिवर्सल नहीं होता, तो ये बड़े पेचीदा सवालात इस वक्त बन गए हैं। देखिए, हम बार बार यही बात कहते रहते हैं, अगरचे कि वो शायद इतनी काबिल अमल ना हो, कि पाकिस्तान में एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है, जहाँ पे जनरल, जजेस, सियासतदान बैठे और ये मीडिया के सेठ भी बैठे और वो कहें कि उन्होंने किस तरह पिछले सालों में सबोटाज किया है इस मुल्क को, इस मईशत को, इसके अवाम को जो नुकसान पहुंचाया है, और वो तौबा करें, अस्तगफार
या क्या दुआए इस्तग़फ़ार पढ़ के कुछ नवाफिल अदा करके कहें कि आइंदा हम ये नहीं गड़बड़ करेंगे। वही तो इसके ये इस डायलॉग के लिए ये भी तो हो ना कि सियासी जमातें भी हामी हो इसकी, तो ये बहुत होता है। मैं रजा एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, क्योंकि फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अहमद बिलाल साहब से मुझे जो तरमीम में जो 2 शिकों में तरमीम की गई है उसके हवाले से ज़रूर बात करनी है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। आम लोगों का सवाल होता है जी हम वोट देकर आ गए हैं, लेकिन देखिए गिनती नहीं होके दे रही, क्यों नहीं होके दे रही, कहाँ चला गया रिजल्ट, ये बड़े वैसे सवाल होते हैं और वहीं से फिर वो शकूक व शुबात जन्म लेना शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। अहमद बिलाल साहब, जिस शिक का मैंने जिक्र किया था, जिसको हज़फ किया गया, वो कम से कम कराची के हवाले से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और MQM में इस पे बड़ा मसला रहा हल्का बंदियों के हवाले से, और उन हल्का बंदियों में अब तो खैर वो कहते रहे कि जी नए सेंसस के ऊपर होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइएगा कि आबादी के हिसाब से नहीं और वोटर्स के तनासब से होनी चाहिए, इसको इन्होंने हटा दिया है इस शिक को, लाइक दे डिडंट इंक्लूड इट इन द अमेंडमेंट। तो इसका फायदा है, इसका नुकसान है? देखिए, इसकी और भी शायद को वजूहात हों, लेकिन एक बुनियादी वजह जिस वजह से इसे हटाया गया है या हटाया गया होगा वो ये है कि आइन में हमारे जो आर्टिकल 51(5) है, 51 की ज़ैली शिक 5, उसके अंदर ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आबादी की बुनियाद पे लिखा गया है। तो आप कोई कानून तो ऐसा नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम हो। सही। तो पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करेंगे तो फिर इसको तब्दील करेंगे। इस पे बहस अलग है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या रजिस्टर्ड वोट्स की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी चाहिए या आबादी की बुनियाद पे बननी चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त ये इसलिए नहीं हो सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड है आबादी। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन पे हमेशा सवाल उठते हैं अहमद बिलाल साहब, कम से कम यहाँ हमने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के वक्त भी देखे थे कि ये काम इलेक्शन कमीशन का था कि वो डीलिमिटेशन सही करता। इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट को हमें बताना था एंड ऑल। तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा कि किस किस्म की वो हल्का बंदियां कर रहा है, कहीं 20,000 वोटर्स हैं तो कहीं 1 लाख पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के मामले में डीलिमिटेशन के कुछ डायनामिक्स कुछ अलग हैं। ओके। उसके अंदर वो मकामी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका बहुत अमल दखल होता है। मिसाल के तौर से उसने कितनी काउंसिल्स बनानी है, यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज, और वो फिर उसकी डिमार्केशन का एक बड़ा हिस्सा उनको करना होता है। बाकी काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन वो पूरा नहीं। लेकिन ये जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें टोटल इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वही करती है और उसके ऊपर एतराज़ात इनवाइट करती है, और अगर एतराज़ात को एडजुडिकेट भी वो खुद करती है और फाइनल अथॉरिटी है वो। तो ये इसमें जरा मुख्तलिफ है इलेक्शन कमीशन का रोल। अच्छा फौजिया, लास्टली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर सियासी जमातें बिल्कुल आखिर में एतराज़ात उठाती हैं। अक्सर तो मैंने देखा है पोलिंग डे पर भी एतराज़ात उठ रहे होते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन तो ये टाइम देता है ना फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू चेक ऑन द इलेक्टोरल रोल्स? सबसे पहले ये कि जो रजिस्टर्ड वोटर रोल्स की बुनियाद के ऊपर डिलिमिटेशन है ना, ये दुनिया में नहीं होती। इसलिए कि हमारे यहाँ एक तो आइन की बात की, और दूसरा ये कार्डिनल प्रिंसिपल ग्लोबली यूज होता है, पॉपुलेशन और ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से होती है। हमारे यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि हमारे यहाँ ना वोटिंग मैंडेटरी है, ना वोटर रोल में इंदराज CNIC से लिंक है, जो हमारे मुल्क में ना CRVS है और CNIC सबके पास बहुत कम है। बेयरली हम 60-70% में 10 मिलियन मिनिमम मिसिंग विमेन वोटर है। तो जब हम इसको वोटर रोल के साथ लिंक करते हैं तो हम राइट ऑफ फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड जो है वो ले लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। नंबर 2, आपने जो बात की, इफ यू कुड रिपीट, आई लॉस्ट योर पॉइंट, सॉरी। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से कि आप मुझे बताएं, इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर शिकायत बिल्कुल आखिर में सियासी जमातें कर रही होती है, तो इलेक्शन कमीशन तो टाइम देता है ना? वो जी बिल्कुल देता है। इलेक्शन जब इलेक्टोरल रोल बनते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट
के ऑफिस में डिस्प्ले पर जाते हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। कोई इंडिविजुअल से लेकर पॉलिटिकल पार्टी उसको हासिल भी कर सकती है, उस पर एतराज़ भी दाखिल कर सकती है और उसको करेक्ट भी कर सकती है। मगर चूंकि वो वक्त इस्तेमाल उस वक्त नहीं करते, दे आर नॉट वेरी श्योर कि वुड वी बी गोइंग इनटू इलेक्शन, और उसकी कॉपीज़ लेने में, उनको फ़ोटो कॉपियाँ लेने में पैसे लगते हैं, तो उस वक्त हम पैसे नहीं देते, मगर बाद में श्योर करना आसान है। आई क्विकली वांट टू आल्सो कमेंट, आपका जो सिक्योरिटी ऑन पोलिंग स्टेशन वाली बात थी, पिछले इलेक्शन में 20,000 पोलिंग स्टेशन जो थे ना वो सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए थे, उनके ऊपर सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए थे। उनमें सारों में हमें नहीं मालूम कि वो सिक्योरिटी, वो फुटेज कहाँ गई है, आज तक हमें नहीं मालूम कि वो फुटेज कहाँ गई है। और दूसरा जो है, आर्म फोर्सेस का अंदर ना आना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद सेक्शन 30 के अंडर मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं, वो उसी वक्त सजा भी दे सकता है, मगर क्या हम उसको इतनी हिम्मत देते हैं कि वो सजा दे? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई। लास्ट 30 सेकंड से सिर्फ एक चीज आप तीनों से क्विकली पूछना चाहती हूँ। रजा, इलेक्शन कमीशन से शिकायत लोगों को, जिस दिन ये सारी शिकायत हो रही होती है, पोलिंग डे एंड आफ्टर द यू नो लाइक एट द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, वो सामने नहीं आते, वो कहते क्यों नहीं ये मीडिया को फेस करते, आके कुछ बताते क्यों नहीं है? होना चाहिए आपके ख्याल से उनकी? नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो बात एक है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो काफ़ी हद तक एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड दिखाया है। नादिया, अगर आप देखें पहले जो इंतखाबात थे डस्का में जो हुए, उसके बाद दीगर जो बाईपोल्स हुए, उसमें तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव था और बहुत रिस्पॉन्सिव था। और मुझे पूरी तवक्को है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, क्योंकि वो बहुत काबिल और मंझे हुए एक अफसर रहे हैं। मुझे उन पर कोई कतन कोई जो जिसे कहना चाहिए कोई शक या कोई मसला नहीं है, लेकिन असल जो प्रॉब्लम मैंने जिसका पहले जिक्र कर चुका हूँ वो ये कि रूल्स ऑफ द गेम जो लोग तय करते हैं, जिसमें कि एस्टैब्लिशमेंट और अदालतें हैं, वो उनको देखना होगा कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो फेयर होंगे कि नहीं होंगे। जी अहमद बिलाल साहब, व्हाट डू यू से? इलेक्शन कमीशन को सामने आकर फॉरफ्रंट के ऊपर, चाहे वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें या व्हाटएवर, बट दे शुड कम। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब तो आया करते थे, मुझे याद है। जी, मैं समझता हूँ कि बहुत तब्दीली आई है इलेक्शन कमीशन में। दे हैव कम अ लॉन्ग वे। एक ज़माना था कि वो फेसबुक और ट्विटर और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर भी नहीं होते थे। अब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल बना लिए हैं, अब वो ट्वीट करते हैं फेसबुक के ऊपर बाकायदा, और उनकी वेबसाइट भी काफ़ी इंटरैक्टिव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन के दौरान भी वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। उन्होंने एक नई कम्युनिकेशन पॉलिसी भी अपनी मेरी मालूमात की हद तक अडॉप्ट की है, और वो भी ज़रा प्रोएक्टिव किस्म की है। तो मेरे ख्याल में बेहतर सिचुएशन होगी आने वाले इलेक्शन में। जी फौजिया, कम्युनिकेशन में लेकिन एक चीज़ है कि जब हम उनसे कोई बात करना चाहते हैं तो कहते हैं आप हमें लिखकर सवाल देते हैं, हम आपको लिखकर जवाब दे देंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर ऑन एनी फोरम टू आंसर क्वेश्चंस डायरेक्टली। देखिए, वो वहाँ पर मेरे ख्याल है हमें उनका इंस्टीट्यूशनल मैंडेट को समझना होगा। उनका काम बयानबाजी करना नहीं है, उनका काम बयानबाजी करना नहीं है, मगर ये है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। तो सवाल दे दें, जवाब ले लें, वो ठीक है। अगर वो वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे ना, तो हमारा मीडिया तो चस्केबाजी में, आई एम सो सॉरी टू से, और रेटिंग के चक्कर में उनके बाल खींच के ना उनके हाथ में पकड़ा देगा। एज फार एज करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ये ज़रूरी है। और जिस तरह अहमद ने और रज़ा ने कहा, ये वाले इलेक्शन कमीशन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो प्रेस रिलीजेस के ज़रिए क्विक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं, वेबसाइट पर डालते हैं। लेट्स अप्रिशिएट दैट, बट लेट्स नॉट एक्सपेक्ट देम, एंड आई पर्सनली आई वुड नॉट वांट देम टू सिट ऑन टॉक शोज एंड टॉक अबाउट इट। ये हमने फखरुद्दीन जी इब्राहिम के टाइम पे देखा था। वो एक अफजल साहब थे, उनके जो इंफॉर्मेशन को हैंडल करते थे, हर जगह चले जाते थे, 2 जगह थप्पड़ पड़ गए थे, 3 जगह लड़ाइयां हो गई थी। लेट्स नॉट ड्रैग देम इनटू दैट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फिजा जो है वो डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कितने साफ शफाफ होते हैं। यस, इलेक्शन कमीशन का इसमें बहुत बड़ा रोल जरूर होता है, लेकिन मौसम क्या कहेगा उससे सब कुछ पता चलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।